Hey folks, welcome to our channel FinRubis। ये है एपिसोड नंबर 5 ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, जहां हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट। हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, फिर हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से एवेन्यूज हैं जहां पर हम अपनी मनी पार्क करके, अपनी मनी डिप्लॉय करके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल नीड्स, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी मनी ग्रो कराती है। हमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों है? हमें इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है ताकि हम एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाए, एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाए और अपने फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर पाए। ओके, सो उस एक्शन, उस प्रोसेस को ही हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। ओके, अब इन्वेस्टिंग करना क्यों होगा? हमें इन्वेस्टिंग करना इसलिए होगा ताकि हम रिटायरमेंट के बाद हमारा जो सर्वाइवल है वो एक कंफर्ट जोन में हो, हम इन्फ्लेशन को अच्छी तरीके से बीट कर पाए, क्योंकि इन्फ्लेशन का ग्राफ हाई रहता है। तो एज पर पासिंग ऑफ टाइम हमारे पास इतना वेल्थ हो कि हम उस टाइम में इन्फ्लेशन को अच्छी तरह से बीट कर पाए, अपने कंफर्ट जोन को मेंटेन रख पाए। फिर हमें हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे हमें हायर एजुकेशन के लिए जाना होता है, हमें बच्चों की शादी करनी होती है, हमें फॉरेन ट्रिप लगानी होती है, और हमें प्रॉपर्टीज क्रिएट करनी होती है, हमें वेल्थ क्रिएट करना होता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। तो इस तरह से रीजंस होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अब आपके पास ऐसा कौन सा रीजन है इन्वेस्ट करने के लिए, वो आप सोचिए और उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए कि आपका फाइनेंशियल गोल्स क्या है। वैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए, फाइनेंशियल एवेन्यूज की बात की जाए तो बहुत सारे हैं। कुछ सेफर हैं, सेफर चॉइस होती है, कुछ में रिस्क होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स को कौन सा एवेन्यू, कौन सा इंस्ट्रूमेंट सूट करता है। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, इन सारी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए सेफर चॉइस भी है, आप एफडी करिए, पीपीएफ करिए, एनपीएस करिए, ये सारी चॉइसेस हैं आपके लिए। ओके, तो आप अपने फाइनेंशियल नीड्स, अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए ही ये एपिसोड एंड तक जरूर देखें। ओके, फिर डिसाइड करिए कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट सूटेड है एज पर योर फाइनेंशियल नीड्स। ओके, हम एफडी कर सकते हैं, हम एनपीएस कर सकते हैं, हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सेविंग स्कीम होती है जैसे सुकन्या समृद्धि योजना या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इन सारी चीजों में भी सेविंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को फॉलो कर सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमोडिटी मार्केट में, फॉरेक्स में, करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे एवेन्यूज हैं जहां पर आप अपनी मनी पार्क करके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। देख लेते हैं हम एंड तक कि आपको एंड तक, एपिसोड्स के एंड तक ये जरूर पता चल जाएगा कि आपके लिए, आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कौन सा एवेन्यू, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेस्ट सूटेड है। ओके, सबसे पहले आता है एनपीएस। एनपीएस एक फोकस्ड लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लान के तहत बनाया गया है। इसकी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको गवर्न करते हैं। हम एनपीएस में जो पैसा जाता है आपका, वो इक्विटी, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, लिक्विड फंड एंड गवर्नमेंट फंड जो है उसमें इन्वेस्टेड होता है। कॉम्बिनेशन है ये। अब डिपेंड करता है कि इक्विटी में कितना इन्वेस्टेड है, क्योंकि इक्विटी और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं और बाकी की सारी जो फंड्स होते हैं, अगर वो डिमांड एंड सप्लाई से गवर्न करते हैं तो डेफिनेटली उसमें रिस्क तो रहता ही है। ओके, ऑन इन एवरेज 9 to 12% एनपीएस दे देता है, कभी कम कभी ज्यादा। मेच्योरिटी पीरियड एज पर योर रिटायरमेंट 60s और 70s। देन आता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक इसका लॉक इन पीरियड 15 इयर्स का होता है। 15 इयर्स एक लंबा लॉक इन पीरियड है। लॉन्ग लॉक इन पीरियड होने की वजह से इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ओके, कंपाउंडिंग इफेक्ट वैसे भी कहा जाता है, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ यूनिवर्स। ओके, सो एक चॉइस हो सकती है पीपीएफ में इन्वेस्ट करने की, लेकिन गवर्नमेंट जो क्वार्टरली अपनी पॉलिसीज निकालती है उसमें टाइम टू टाइम पीपीएफ की जो इंटरेस्ट है उसको रिव्यू करती रहती है, यानी कि ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। इट्स डिपेंड। ओके, ऑन इन एवरेज 6 to 7% पीपीएफ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देती है। ओके,
सो एक सेफर चॉइस हो सकती है। हालांकि एनपीएस, पीपीएफ इन सब में लोग इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये एटीसी के अंडर डिडक्शन प्रोवाइड करती है, टैक्स रिबेट दे देती है आपको, तो ये एक अच्छी चॉइस होती है लोगों की इन्वेस्ट करने की। नेक्स्ट वन इज एफडी। नो डाउट एफडी इक्विटी और म्यूचुअल फंड से सेफर चॉइस है। ऑन इन एवरेज 7% का रेट ऑफ रिटर्न, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न बैंक दे देती है। बैंक, सब सारे बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। ओके, अब एफडी की बात होती है तो बैंक में एफडी सब जानते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम बैंक एफडी कॉर्पोरेट एफडी भी होती है, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस की भी एफडी होती है। ओके, एज कम्पेयर टू बैंक एफडी, एनबीएफसी के फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होते हैं। सो एनबीएफसी के एफडीज एक बेटर चॉइस हो सकती है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। नेक्स्ट वन इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है दो चीजों की वजह से। नंबर वन, कैपिटल एप्रिसिएशन, एंड नंबर टू, रेंटल इनकम। लेकिन ये हाईली इलिक्विड होता है, यानी कि जब आप सेल करने की सोचते हैं कि आप अपना प्रॉपर्टी सेल करेंगे, ओके, तो उस टाइम आपके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको बायर मिले, ये डाउटफुल है। ओके, देन रेगुलेटरी अप्रूवल लेना पड़ता है, जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फॉलो करना पड़ता है। सो लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाता है रियल एस्टेट में इन्वॉल्व होना, उसे कंटिन्यू कर पाना और एक मेजर चंक अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाना। ओके, उसके कंपैरिजन में रीट्स एक अच्छा ऑप्शन है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों के पास लाखों रुपए नहीं होते कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाए और एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाए। ओके, तो रीट्स में हम एक यूनिट ले सकते हैं। रीट्स करती क्या है? रीट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती है, रेसिडेंशियल भी हो या होटल्स हो गया, सेल टावर, डेटा सेंटर, मेडिकल फैसिलिटीज, देन रिटेल सेंटर्स, वेयर हाउसिंग, अपार्टमेंट्स, रेसिडेंशियल एंड हाउस एंड ऑफिशियल, हर तरह के अपार्टमेंट्स पे इन्वेस्ट करती है रीट्स। ओके, उससे क्या होता है? उससे होता है कि अगर रीट्स ने प्राइम लोकेशन में इन्वेस्ट कर दिया है तो जिस तरह रियल एस्टेट में आपको ऑन एन एवरेज 15% कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाता है, उसी तरह रीट्स में भी अगर उसने प्राइम लोकेशन में इन्वेस्ट किया है तो उसकी जिस तरह से उसकी वैल्यू बढ़ती है वो भी आपके लिए एक इनकम का काम करती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरह से आप रेंटल इनकम रिसीव करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी में, अगर आपके पास प्रॉपर्टी होती तो आप जो रेंटल इनकम रिसीव करते हैं, उसी तरह रीट्स में भी होता है कि अगर जिस तरह से उनको वो प्रॉपर्टीज रेंट पे दिया गया है, वहां पे प्राइम लोकेशन में उसके रेंट भी काफी होते हैं और वो रेंटल इनकम आपके लिए डिविडेंड इनकम का काम करती है। ओके, सो हम एक यूनिट लेकर के भी रीट्स में अपना रियल स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उतार चढ़ाव है, कैपिटल एप्रिसिएशन है, उसका हम फायदा ले सकते हैं और हमारी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी मेंटेन रह सकती है। ओके, सो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है रीट्स में इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट वन इज गोल्ड। गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसे बहुत लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली फीमेल्स को गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक गोल्ड को लोग इमरजेंसी फंड के लिए भी रखते हैं, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हम गोल्ड उसमें यूज कर ले। ओके, ना ऑन एन एवरेज 6 to 14% मेकिंग चार्जेस निकल जाती है इन केस अगर फीमेल कोई ऑर्नामेंट्स, हम फीमेल्स ऑर्नामेंट्स बनाते हैं जो कि हमारे ट्रेडिशनल उसमें भी फंक्शंस में भी काम आता है कि हमें अक्षय तृतीया हो गया, दशहरा हो गया, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जहां पर हम गोल्ड लेना पसंद करते हैं, हमारा ट्रेडिशन है। तो उस ट्रेडिशन के हिसाब से जब हम कोई डिजाइन बनाते हैं कि हमें ऑर्नामेंट्स 6 to 14% मेकिंग चार्जेस में चला जाता है, प्लस स्पेशल डिजाइन बनवाते हैं तो 25% कॉस्ट कटिंग हो जाती है उसकी। तो क्या ये सेफर चॉइस है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से? ओके, इसके कंपैरिजन में अगर आप गोल्ड की कॉइन लेना चाहते तो भी फिर भी एक ऑप्शन है। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो पेपर गोल्ड हो गया, डीमेट फॉर्म सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट इशू करती है, या फिर आप बीएससी और एनएससी में भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड 20 हो गया। ओके, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं जो गोल्ड में डील करते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर म्यूचुअल फंड ले सकते हो गोल्ड का। सो इस तरह से आप गोल्ड में इन्वेस्ट हो सकते हो, अच्छी चॉइस है ये रेदर मेकिंग चार्जेस देने के। म्यूचुअल फंड,
म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जो ऑफिस जाते हैं, बिजनेस जाते हैं, हम और आप जैसे लोग जो नहीं समझ पाते हैं कि किस स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है, किस स्टॉक की प्राइस कम होने वाली है। हमें फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती, हमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती, हम डिमांड एंड सप्लाई को नहीं समझते, हम मार्केट की वोलेटिलिटी को नहीं समझते हैं। तो उन लोगों के लिए एक म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कैसे हो सकता है? म्यूचुअल फंड जो जो काम हमारा है, जिसे इवेल्युएशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन जो हमें करना होता है, वो काम होता है एक फंड मैनेजर का, एक एक्सपर्ट जो कि हमें एक स्कीम प्रोवाइड करता है। फंड स्कीम होती है उनकी, उस हिसाब से हमें चूज करना होता है कि हमें कौन सा म्यूचुअल फंड चाहिए। उस हिसाब से वो ऑन एन एवरेज 15% तो म्यूचुअल फंड दे ही देता है। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या इतना अच्छा है? तो क्या इसके कोई लूप होल्स नहीं है? डेफिनेटली है, म्यूचुअल फंड के भी लूप होल्स हैं। ओके, आपने ऐड देखा होगा कि जब म्यूचुअल फंड्स के ऐड आते हैं तो क्या कहा जाता है, ये म्यूचुअल फंड ले लो, ये म्यूचुअल फंड ले लो, लेकिन लास्ट में ये जरूर कहा जाता है, सोच के समझ के इन्वेस्ट कर, सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन, या फिर मार्केट जोखिमों के अधीन है। इस तरह की फ्रेजेस यूज किया जाता है। क्या मतलब है इनका? क्या बता रहे हैं? ये लूपहोल्स बता रहे हैं, ये रिस्क बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है। ओके, सो ये नहीं है कि आपने फंड मैनेजर का काम है तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप एग्जिबिशन क्लॉज पढ़ेंगे, आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड आपको बेस्ट सूटेड है, आपके फाइनेंशियल नीड्स को कौन सा म्यूचुअल फंड अचीव कर पा रहा है, आप उसे चूज करेंगे। ओके, वैसे भी कहा जाता है कि रिस्क है तो इश्क है, वेब सीरीज भी आजकल यही कह रही है। ठीक है, लेकिन अगर रिस्क टेकिंग एपेटाइट, जो आपका रिस्क कैपेसिटी है, वो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20s में हैं तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप अपने फंड को उस तरह से चूज करिए। लेकिन अगर आप 40s में हैं तो आप रिस्क इतना नहीं ले सकते हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से अपने फंड को चूज कर सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इज इक्विटी शेयर। आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। कहाँ? एनएससी और बीएससी में। आप ईटीएफ ले सकते हैं, जिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता तो आप एक सेंसेक्स का या फिर निफ्टी का फायदा उठा सकते हैं, उनकी ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं ईटीएफ में इन्वेस्ट करके, निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करके। आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक निफ्टी 50 और निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, इन सारी उस पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडेक्स फंड में। देन आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे आप जैसे कंपनीज जो है इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड 6 महीने में या साल भर में डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। आपकी कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिल जाता है आपको। ओके, देन एफ&ओ सेगमेंट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और एक अच्छा चंक ले सकते हैं, अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कमोडिटी मार्केट। अब ये कमोडिटी मार्केट क्या है? अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज, अपार्ट फ्रॉम शेयर मार्केट, अपार्ट फ्रॉम स्टॉक्स, ये कमोडिटी मार्केट में हम कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं। एमसीएक्स में होता है ट्रेडिंग और एनसीडीईएक्स, ये एक्सचेंजेस है जहां पर हम ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग दो तरह से होती है, एक एग्रीकल्चर आइटम्स पे, एक नॉन एग्रीकल्चर आइटम्स पे। एग्रीकल्चर इन द सेंस राइस हो गया, रागी हो गया, वीट हो गया, सोयाबीन हो गया, मस्टर्ड हो गया, हल्दी हो गया, इस तरह से एग्रीकल्चर आइटम्स पे हम ट्रेडिंग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीशियस मेटल, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, एनर्जी में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इस तरह नॉन एग्रीकल्चर आइटम्स पे भी हम ट्रेडिंग करते हैं। आप कमोडिटी मार्केट एक अच्छी चॉइस हो सकती है, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फॉरेक्स, फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेक्स एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है जहां पर हम करेंसी बाय और सेल करते हैं। इसके लिए आप बीएससी में भी कर सकते हैं, एनएससी में भी कर सकते हैं, एमसीएक्स में भी कर सकते हैं। ये हम इंडिया में फॉरेक्स जो है, फॉरेन करेंसी का जो ट्रांजेक्शन है वो 4 तरह से होता है। हम यूरो में भी डील करते हैं, हम डॉलर में भी डील करते हैं, येन में करते हैं और पाउंड में करते हैं। ओके, सो अगर आपको ये लगता है कि डॉलर बढ़ने वाला है तो डॉलर परचेस करिए, अगर आपको लगता है रूपी बढ़ने वाला है तो रूपी परचेस करिए। एज पर योर अंडरस्टैंडिंग आप फॉरेक्स में भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। सेटलमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, विड्रॉवल की कोई लिमिट नहीं है, अगर आपने बाय एंड सेल किया है तो इमीडिएट इफेक्ट है, और
बिटकॉइंस, रिपल, इथेरियम, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे किसी एक गवर्नमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, इसीलिए ज्यादातर लोग क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करते हैं। उसका एक मेन पर्पस ये भी है कि इन केस अगर इंडिया की इकोनॉमी में कोई उतार चढ़ाव आते हैं, कोई वॉलेटिलिटी आती है या फिर कुछ स्पेसिफिक न्यूज होती है, तो उसका क्रिप्टो करेंसी पे कोई असर नहीं होगा। क्योंकि डेटा का इसमें प्रॉब्लम होता है कि इसमें गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, इसलिए इसकी लीगैलिटी और इलीगैलिटी को हमेशा इवैल्युएट और जस्टिफाई की जाती है, जो कि अभी भी पेंडिंग है। ओके, सो ये भी एक अच्छा एवेन्यू हो सकता है अपना क्रिएट करने का। ये सारे एवेन्यूज, जो ये सारे मार्केट्स, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड करिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको बेस्ट सूटेड है, उस हिसाब से आप चूज करिए। आप कमेंट में बताइए कि आपको सबसे पहले किस इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। हम आगे आने वाले सीरीज में, आगे आने वाले एपिसोड में उस टॉपिक पे, चाहे फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी पे हम सीरीज बना देंगे, हम शेयर मार्केट में बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट, देन टेक्निकल एनालिसिस, इन सब पे सीरीज बना देंगे। कमोडिटी मार्केट में स्टडी करनी है तो उस पर भी कमेंट करिए। ओके, फिनविज का पर्पस ये है कि आपको प्रॉपर्ली एजुकेट करना। हमारे वॉरेन बफेट जी क्या कह रहे हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। यानी कि हम अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करिए। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप फिनविज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी नॉलेज टाइम टू टाइम बढ़ती रहे। जैसे ही हम कोई एपिसोड डालें आपको गेट नोटिफाई होती रहे, इसलिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं डीमेट अकाउंट की। अब इन्वेस्टमेंट की बात कर ली है तो डीमेट अकाउंट भी तो ओपन करना पड़ेगा, आखिर इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू सून, थैंक यू सो मच।